अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूं आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा और लाहौर स्टूडियो से इस डिस्कशन में मेरा साथ देंगे जनाब गुल नुखैज़ अख्तर साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप इस डिस्कशन में हमारे साथ मौजूद होंगे। और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मज़हर बड़ला साहब। मज़हर बड़ला साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, इस तमाम गुफ्तगू में आप भी हमारे साथ रहेंगे। नाज़रीन, इलेक्शंस 8 फरवरी को होंगे या नहीं, ये तज़ब्ज़ुब जो है अब ख़त्म हो गया है। तमाम सियासी जमातों के जो तमाम सियासी लीडरान हैं या तमाम जो कारकुनान हैं या इसके अलावा भी जिसको ये वसवसा था, ये वहम था कि शायद इलेक्शंस जो हैं वो लेट होने जा रहे हैं, वो अब ख़त्म हो चुका है। इलेक्शन 8 फरवरी को ना होने के तमाम रास्ते, तमाम दरवाजे जो हैं वो बंद हो चुके हैं। लेकिन अब बात यह है कि इलेक्शन तो होंगे, साफ होंगे, शफाफ होंगे, इसकी जिम्मेदारी कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो हालात हैं, जो सियासी पार्टीज जो शिकवे कर रही हैं कि इस बार फिर कोई लाडला जो है वो मुसल्लत किया जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, जलसे नहीं करने दिए जा रहे हैं, इससे इलेक्शन की जो ट्रांसपेरेंसी है वो मुतासिर होती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, बाबर अवान साहब ने भी ये बात की, जो वर्चुअल जलसा हुआ उसके बारे में उन्होंने ये कहा कि पीटीआई वर्चुअल जलसे पर 3 MPO लगाने की कोशिश की गई है या लगाई गई है। अब इसके बाद हमने देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली होगी इलेक्शंस को लेकर, जो उनकी इनसिक्योरिटीज़ हैं उनको लेकर, या फिर जो नादरा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 18 रहनुमाओं के जो शनाख्ती कार्ड हैं, जो ID कार्ड्स हैं, वो ब्लॉक कर दिए हैं। इस सब के होते हुए भी पीटीआई ये दावा कर रही है कि पार्टी छोड़ने वाले जो हैं वो वापस आना चाह रहे हैं, दोबारा हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं। क्या हालात हैं ये भी डिस्कस करेंगे। और पीटीआई के साथ ही लिंक करती हुई बात ये भी है कि जरदारी साहब ने भी जो है वो पीटीआई के साथ इत्तेहाद ना करने की हिदायत जारी कर दी है। मज़हर बड़ला साहब, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करना चाहूंगी, क्योंकि 2 दफ़ा आपकी तरफ से ये बात सामने आ चुकी है, क्योंकि इस वक्त भी आप इस्लामाबाद में हैं। आपका ये कहना था कि इस्लामाबाद में आपकी इत्तेहादियों से, जो पीटीआई के नून लीग के जो इत्तेहादी हैं, उनका ये कहना था कि शायद इलेक्शंस जो हैं वो ताखीर का शिकार हो जाएं। अब चूंकि ये सारी अफवाहें या जो भी बातें थी हो रही थी इस सियासी और इस इलेक्शन की फ़ज़ा में जो बातें फैलाई जा रही थी, अब वो सारी ख़त्म हो चुके हैं। अब क्या फ़िज़ा है वहाँ पर? सुमेरा मिर्ज़ा, पहली बात तो ये है कि अगर कोई ये सोचता है कि शायद अदालत ने ये कह दिया तो ये मसला हल हो जाएगा, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं हल हो। अच्छा, इसलिए कि अदालत ने तो पहले भी कहा था, अदालत ने तो पहले भी तारीखें दी थी, हाई कोर्ट ने तारीखें दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने तारीखें दी थी, उसका क्या बना? तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में हालात बिगड़ते हुए कुछ पता नहीं चलता। मुझे लगता है अभी भी आप कोई 5-6% तो चांस रखें कि इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं होंगे। अच्छा, क्योंकि अभी तक भी ये मखमसा है। उसकी रीजन क्या है बड़ला साहब? रीजन क्या समझते हैं आप? नहीं, रीजन देखिए, अभी बड़ी रीजन तो ये है कि इलेक्शन मैनेज नहीं हो पा रहा। जिसको लाना चाहते हैं वो चौथे नंबर पर आ रहा है, वो जलसे करने की हिम्मत नहीं कर रहा, उसके साथ वोटर नहीं है, और वोटर होंगे उसके साथ। लेकिन अदालत ने तो ये बात कर दी है ना बड़ला साहब, अदालत ने तो ये कह दिया है कि आप अब इलेक्शन देखिए ना, शफाफियत सबसे बड़ी बात होती है किसी भी इलेक्शन की। उन्होंने तो शफाफियत पे बात करी, उन्होंने कहा इलेक्शन साफ हो, शफाफ हो, हमें इससे कोई कहते नहीं, इलेक्शन 8 फरवरी को होने चाहिए। फिर इसमें मेरा ख्याल है कौन सी ऐसी बात जो है वो बच जाती है, कौन सी ऐसी रीजन बच जाती है? नहीं, साफ शफाफ क्यों ना हो? अदालत का क्यों ताल्लुक नहीं है? अगर किसी के साथ धांधली होती है, अगर इंसाफ के साथ इलेक्शन नहीं होता, मुनसिफाना इलेक्शन नहीं होता, कोई कहां जाएगा, किसका दरवाजा खटखटाएगा? लेकिन ये जो आरोज हैं, भुट्टो साहब ने डीसीओ जो है वो आरोज बनाए थे, और वो प्रैक्टिस फिर से हो रही है। भुट्टो साहब ने धांधली करवाई थी, उस धांधली का खमियाजा भुट्टो साहब को भुगतना पड़ा, तो वो प्रैक्टिस एक मरतबा फिर हो रही है। क्या लोग इन अफसरान को नहीं जानते जो 1 साल से एक सियासी जमात के साथ जुल्म कर रहे हैं, ज्यादतियां कर रहे हैं, और एक सियासी जमात को जलसों की इजाजत नहीं दे रहे? तो वो अफसरान क्या गोल खिलाएंगे इलेक्शन में? तो मेरा ख्याल है अगर इन इंतजामी अफसरों के तहत इलेक्शन हुए
तो वो इंतहाई मुतनाज़ इलेक्शन होंगे। ठीक हो गया, यही और बात लोग उसको कबूल नहीं करेंगे, यही बात हम और नुखैज दुनिया साहब भी से भी तस्लीम नहीं करेगी। नुखैज साहब से ये बात करें, दुनिया ने तो खैर 2018 के इलेक्शंस भी तस्लीम नहीं किए थे, उससे हमें क्या हो गया, हमारा तो वो पूरा इक़्तिदार का एक 4 साल जो दौर था वो चला। नुखैज साहब ये बताइएगा कि मुझे तो यही लग रहा था कि जो फैसला अब आ चुका है उसके बाद अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को होंगे। लेकिन यहाँ पर जो मेरा सवाल है वो ये है, उस दिन हमने देखा कि जिस अफरा तफरी में अदालती कमरा खोला गया और फिर सारी अदालती कार्रवाई हुई और फिर एक फ़ैसला भी आ गया, उसमें एप्लीकेशन देने वाले एप्लीकेंट्स जो थे उसमें वो नून लीग के भी थे और पीपल्स पार्टी के भी थे। फिर नून लीग किस तरह से ये चाह रही है कि इलेक्शंस जो हैं वो लेट हो जाएं, या मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। सुमेरा, नून लीग तो नहीं चाह रही इलेक्शन लेट हो जाए, ना उनकी तरफ से इसका कोई इदिया दिया गया है, तो इस बात को समझने नहीं की तो वो जो इंजीनियर अमीर मुकाम है वो किस पार्टी के हैं? आप सुन तो लेना। जी जी किसी बंदे की जाती राय हो सकती है ना, मैं पार्टी की राय बयान कर रहा हूँ। जी जी पार्टी ये नहीं चाहती कि इलेक्शन लेट हो। ठीक है। जो लोग चाहते थे इलेक्शन लेट हो उन्होंने उसमें रखना डालने की कोशिश की। वो अदालत में गए, उन्होंने एतराज़ उठाया, इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल देने से पहले जी जी उन्होंने वो आरओ और डीआरओ जो है उनका जो हो रही थी ट्रेनिंग, हाँ जी, उसके जवाब में हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया ठीक है। और वो रुक गई। तो इसमें तो कोई और पार्टी साथ नहीं गई जिन्होंने ये कहा हो। हाँ, इसके अगेंस्ट जरूर पार्टियां गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, बिल्कुल, बिल्कुल। और उसी रात फिर एक फैसला हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आज ही की डेट में इलेक्शन कमीशन अपना शेड्यूल अनाउंस करे। ठीक है। तो इलेक्शन की सबसे बड़ी मुखालिफ जो मुझे इस वक्त लग रही है वो पीटीआई है। उसकी रीज़न ये है कि वो उसके पास बहाने बहुत से हैं। अच्छा। बहाना नंबर 1 कि मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। बहाना नंबर 2 कि हमारे लीडर्स को गिरफ्तार किया हुआ है। बहाना नंबर 3 कि हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिल रही। और ये कहना कि पीएमएलएन का वोटर मैनेज नहीं हो रहा। इस वक्त पीएमएलएन के पास भरपूर वोटर्स मौजूद हैं। वो वोटर्स जो नजरियाती वोटर्स हैं, वो वोटर्स जो नए वोटर्स शामिल हुए, ये ताज़ा तरीन हमने जो देखा वर्चुअल इनका जलसा। जी जी। सुमेरा, आपको याद होगा, मेरा ख्याल है आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है, मैंने कुछ दिन पहले ही इसी शो में जी जी ये कहा था कि अनकरीब अब इंटरनेट पे जलसे शुरू हो जाएंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल कहा था। जिसके जवाब में कहा गया कि अभी वो दौर नहीं आया। उसकी रीज़न है ना नुखैज साहब, मैंने ही इस बात से आपके इख्तलाफ किया था। उसकी रीज़न है कि अगर हम टेक्नोलॉजी वाइज इस चीज़ को देखते हैं ना, तो उसमें हमें टाइम है। इनको तो उनके अकॉर्डिंग बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो छुपे हुए थे, जो सामने नहीं आ सकते थे, इसलिए उन लोगों ने इस चीज़ का इंतखाब और इस जलसे से कम एक बात तो खुल गई कि ये जो शोरो गुगा मचा हुआ था कि भाई करोड़ों लोग हैं उनके साथ, वो नेट पे आएंगे तो बला मच जाएगी। तो नुखैज साहब, मिलियन व्यूज हैं। हाँ, सोशल मीडिया पे मिलियन व्यूज हैं। मेरी तो सुन लेना। जी जी। ओवरसीज देंगे, और ये वो मिलियन व्यूज जो हैं वो मैंने प्रोड्यूसर साहब को उसके स्क्रीनशॉट भेजे हुए हैं, वो जरा अगर चला दें तो आपको पता चल जाए कितने व्यूज थे। इस पे गए हैं जी, जो मैंने देखे हैं, जो मैंने नोट किए हैं और जो मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं। जी जी। ट्विटर पे 9:30 पे इनके व्यूज थे जी 41,000, तकरीबन 42 लाख हजार। ठीक है। और जो 11 बजे 9:30 पे जो व्यूज थे 41,900, वो 11 बजे हो गए 31,000, यानी कम हो गए, लगभग 10,000 कम हो गए। ठीक है। इसी तरह फेसबुक पे इनके व्यूज आ रहे थे 20,000 और यूट्यूब पे इनके थे 77,000, जो 1 घंटे बाद ही कम अच्छा नुखैज साहब, ये कोई एक पेज नहीं था, ये डिफरेंट पेजेस से थे ना? सुने ना, आ तो एक ही जगह से रहा था ना व्यूज, तो आप लिंक दे रहे थे ना। हाँ जी। तो आपका लिंक जो जहां से आ रहा था उसके व्यूज तो सेम होंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें इन्होंने बॉट्स काफी सारे इस्तेमाल किए। बॉट्स को आप समझती होंगी, वो ऑटो जनरेटेड होते हैं और उस पर आप लगा देते हैं, तो वो आप 2 नंबर ही है सादा तरीके से कि वो बढ़ाई जाएगा, वो मिकदार बढ़ाई जाएगा। सोशल मीडिया और आईटी को समझने वाले लोग बॉट्स के बारे में बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, फिर इसमें यह हुआ, ये सारे मिला के आपको तकरीबन को 85,000 के करीब जो हमने देखे, जो ऑनलाइन ये देख रहे थे और जा भी रहे थे, निकल भी रहे थे। एक तो बहुत बड़ा ये स्टिग्मा इनका खत्म हुआ, ये जो मिथ बनी हुई थी कि भाई जो ओवरसीज है, सब उसकी रीजन भी तो थी ना, इंटरनेट डाउन कर दिया गया। मैं आपको इसकी रीजन भी बताता हूँ।
तो एक तो ये मिथ खत्म हुई कि यार ये जो इतने सारे लोग हैं बड़ी कमाल चीज है, ओवरसीज सारे। लेकिन पीटीआई वालों की मिथ जो है वो सच्चाई में तब्दील हो गई कि इंटरनेट जो है ये बंद नहीं करेंगे, लेकिन वो बंद हो गया। इसका जवाब ना दूं तो मैं कसूरवार हूं, आप लेकिन सुनेंगी, दलील सुन लीजिए। जी जी। जहां तक बात है इंटरनेट की, तो इंटरनेट बंद तो नहीं हुआ, स्पीड डाउन हो गई ना। स्पीड भी नहीं डाउन हुई, किसने कहा आपको स्पीड डाउन? हम कहते हैं भाई, हम चले हम जलसा नहीं भी देख रहे थे अगर, आपको तो हम लोग बाकी सोशल मीडिया टूल्स तो यूज कर रहे थे। आपने देखे, मैंने लगाई नेटफ्लिक्स पे फिल्म लगाई, बेहतरीन क्वालिटी के साथ चली। मैं जंग की वेबसाइट खोलता था, खुलती थी, अखबारों की वेबसाइट्स खुल रही थी। यूट्यूब जो थी वो स्लो थी। सारे मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स की ये हेडलाइन थी कि इंटरनेट जो है वो इंटरनेट स्लो नहीं हुआ। मैं आपको फिर बता दूं, आप नेटफ्लिक्स देखते, आप फेसबुक देखते, आप यूट्यूब देखते, सुने वो तो आप ये कहें कि चंद मखसूस वेबसाइट्स जो थी उनको स्लो किया गया, उनके खुलने में प्रॉब्लम, स्लो थी, बंद नहीं थी। और जो पार्टी ये शिकवा कर रही है, हाँ जी, उनके अंदर तो एक से एक आईटी का माहिर भरा हुआ है, 2 नंबरियों में तो वो इस किस्म की माहिर हैं। उनको नहीं पता कि वीपीएन लगाएं तो सारा काम देखा जा सकता है। तो हो सकता है जितने व्यूज आए वो वीपीएन से ही आए हो चलाने का। ये बात हम बरलास साहब से भी पूछ लेते हैं। आपसे नहीं, पहले मेरी बात आप पूरी सुन लें। जी 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 जी। इससे ज्यादा व्यूज, ये जो 85,000 आए हैं, इससे ज्यादा व्यूज सुमेरा मिर्जा, जन्नत मिर्जा की वीडियो लगे, इससे ज्यादा व्यूज। जी, तब इंटरनेट डाउन नहीं ना होता। सुने, नहीं नाम भी डाउन हो, मैं आपको ब्लॉग साइट खोलने के भी 100 तरीके बताता हूं ना। जिन्होंने देखना था उनके इल्म में होना चाहिए था कि कोई साइट ब्लॉक हो जाए तो उसको कैसे खोला जाता है। पाकिस्तान में तो ये लोग बहुत ज्यादा जानते हैं। ब्लॉक नहीं हुई, स्पीड डाउन हुई। बरलास साहब आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, बरलास साहब क्या कहना चाहेंगे? आपको नहीं लगता कि पहली बात तो ये वर्चुअल जलसे से डर गए थे ये लोग और स्पीड भी डाउन हो गई और नाकाम हुआ ये जलसा? आपको लग रहा है ऐसा? नहीं, नाकाम कैसे हो गया? आप देखिए, सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया झूठ बोल रहा है क्या कि इंटरनेट डाउन हो गया, इंटरनेट की स्पीड स्लो हो गई, कहीं पे बंद कर दिया गया। यही इंतजामी अफसरान जो हैं, जिन पर अभी मैंने बात की थी, इन्होंने अपने कर्तव्य दिखाए। और क्या पीटीए की रिपोर्ट झूठ है जिसमें लाखों व्यूअर्स हैं? वो झूठ है। जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा, ये पाकिस्तान का सरकारी इदारा है पीटीए। वो पीटीए की कौन सी रिपोर्ट आई है सर? क्या दुनिया के बाकी इदारों की रिपोर्टें गलत है? पीटीए की कौन सी रिपोर्ट है बरलास साहब? मैंने तो छान मारी उनकी सारी वेबसाइट, उनकी तो बहुत सी रिपोर्टें हैं। नहीं, ये कहां पे आई हैं? रिपोर्ट है, बाकी इदारों की भी रिपोर्टें हैं सर। पीटीए और अगर ये आपकी बात मान लेना 85,000 वाली, तो फिर भी नून लीग के मनारे पाकिस्तान के जलसे से ज्यादा लोग हैं। हाँ, अब कैसी बातें कर रहे हैं? जवाब भी नहीं सुने। करोड़ों लोगों ने जलसा देखा है। नहीं, हमें पहले बताएं पीटीए की रिपोर्ट आपने कहां से ली? कर ही नहीं सकती सर। पीटीए की रिपोर्ट कहां से? नवाज शरीफ की तकरीर नहीं थी? पीटीए की रिपोर्ट कहां से? अब देखिए मेरी बात का जवाब। देखिए, पीटीए रिपोर्ट वैसे देगी तो नहीं, बरलास जो किया वो 94 व्यूज थे। सुमेरा, मुझे पीटीए की रिपोर्ट दिखाएं, किस सोर्स से बातें कर रहे हैं? पीटीए की साइट पे होनी चाहिए रिपोर्ट, वो पीटीए की साइट से ही होनी चाहिए ना वो रिपोर्ट। तो जाके देखे ना। मैं देख चुका हूं, नहीं मिली। मैं जैसे ही आपकी बात मैंने सुनी, आपकी पोस्ट आई, आपको बहुत सी चीजें नहीं मिलती, आपको वो करोड़ों व्यूज भी नजर नहीं आते। आपको देखे ना, अब तो ये जज्बाती बात कर रहे हैं। सादा सा फार्मूला है। पीटीए के बारे में आपने दावा किया, ये पीटीए की रिपोर्ट है। पीटीए किसी सियासी जमात की रिपोर्ट देता है बाय द वे? मैं ये कह रही हूं कि पीटीए जो है वो तो रिपोर्ट नहीं देगा, लेकिन अगर कहीं और आपने रिपोर्ट देखी है, लेकिन ये तो बताता है। अच्छा, कल के टॉप ट्रेंड देखें, किसके हैं? टॉप ट्रेंड की बात, टॉप ट्रेंड बनाना कोई मसला होता है? वालों से पूछे। मैंने यही बताया, बॉट्स यूज होते हैं, बॉट्स की वजह से ये इतनी भी तादाद नहीं होगी। ये तो एक मिथ खत्म हो गई। कल के जी हजारों के जलसे, करोड़ों लोग, और खोदा पहाड़ निकला चूहा। मैंने खुद देखा, बहुत ज्यादा व्यूज थे। मैंने जब जरताज एक जगह पे बात कर रही थी कहते हैं आपको आता नहीं है। हजूरे वाला, मैं अब क्या कहूं इस पे, आपने मुझ पे बात डाल दी। जब नून लीग को ये तरीके इस्तेमाल नहीं करने आते, खुद नहीं आता यूज करना, तो मैं इसमें क्या कह सकता हूं? आपने मुझ पे बात डाल दी, आपको यूज करना नहीं आता। देखिए, मैंने आप चीजों का पता ही नहीं टेक्निकली हमला कर रहे हैं। मैंने जाती हमला किया तो आपकी चीखें निकल जाएंगी। चले आप नहीं, एक मिनट ठहरे, मुझे जवाब देने दे। आप ये जो कह रहे हैं, आपने जाती हमला किया है। आपने कहा कि आपको पता ही नहीं है इसके इस्तेमाल का, ये आपने कहा है।
मैंने आपको नहीं, मैं नून लीग को कह रहा हूँ। आप मुझे कह रहे हैं कि आपको नहीं पता। चले चले ठीक है बड़ला साहब, आप नून लीग है भाई। देखिए तो नुखैर आप साहब, पीटीआई हैं। जब मैंने आपको आप कहा तो मैंने भी पीटीआई बड़ला कहा। साहब हम मैं तो नुखैर साहब से एक PTI सवाल पूछ तो लेते मैंने हैं। आपसे मुराद मेरा पीटीआई नहीं है। चले आपसे चले ठीक मुराद है, आप मुझे आप कहें तो मैं नून लीग हूं, और मैं आपको आप कहूं तो आप चले पीटीआई नहीं। नुखैर साहब हो सकता है ये क्या उन्होंने बात जेनेरिक हुई? एक जनरल और एक बात दूसरी की नहीं, हो। नहीं बात सुने, जी जी लॉजिकली बात सुने, नहीं सुननी बात तो अलग बात है, लेकिन लोगों को जज्बाती मत करें। आपने जो कुछ किया, जो आपका वर्चुअल हुआ जलसा, उसको सबने देखा। और बाय द वे ये जो बात आई सुमेरा जी जी कि जी उसका इंटरनेट स्लो कर दिया गया, ठीक है। 18 नवंबर 2021 एक मुकामी होटल में तकरीब हो रही थी, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस थी, उसमें नवाज शरीफ का खिताब था। ठीक है, बताएं उस वक्त इंटरनेट को क्या किया गया था? तारें काटी गई थी कि नहीं? ठीक है, आप यानी कि ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने ये आप जो कहना उन्होंने चाह, किया, नहीं मैंने नहीं कहा, जो मैंने कहा सुमेरा मैं उसका जिम्मेदार हूं, जो आपने समझा मैं उसका जिम्मेदार नुखैर साहब नहीं। आपने एक बात की, आपने ये कहा कि अगर इंटरनेट स्लो हो गया था तो उनको चाहिए था कि वो वीपीएन लगाते या इंटरनेट के जो माहिरीन थे, इट मींस के इंटरनेट डाउन हुआ, इंटरनेट स्लो हुआ, स्पीड स्लो हुई, स्पीड स्लो हुई। बात तो ये है ना, बात ये नहीं है ना, बात ये है कि आपने दूसरी तरफ का जब नुक्ता नजर दे रहा हूं, सियासतदान ये काम करते रहते हैं, ये इस मुल्क में पहली दफा नहीं हुआ, लेकिन उसको पोर्ट्रे इस तरह किया जा रहा है गोया पहली दफा ये बम मारा गया। तो वहां जो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में तारे उनकी काटे गए, इंटरनेट बंद किया गया, नवाज शरीफ की तकरीरों की गई, और फवाद चौधरी ने कहा ठीक है कि मफरूर की तकरीर नशर की जा रही थी, ये भी एक जुर्म है। और देखिए ना नुखैर साहब 18 जो और वहां जो मफरूर जो बिठाए आपने, जो वहां मफरूर बिठाए, उनके बारे में आप कहते हैं कोई ऐसी बात नहीं। हमने तो कुछ भी नहीं कहा। नहीं तो वो मफरूर नहीं थे, वो मफरूर नहीं थे जिनकी वो मफरूर थे, ये इनकी कोताही है, ये पकड़ लें उनको जाके अगर वो मफरूर हैं तो, और इंटरनेट पे बैठ के अगर वो खिताब कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये इन लोगों की कोताही है, उनको पकड़ना चाहिए। मैं तो बिल्कुल भी ये नहीं कह रही इंटरनेट पे मफरूर खिताब कर सकते हैं भाई, उन्होंने तो किया है ना, तो बाकियों को भी करने देना था ना, तो करने दे, अपनी बाकी दफा जब किसको आपकी रोका बारी है? आती है, मुझे बात सुने, जी बड़ला जिस वक्त की ये बात कर रहे हैं उस वक्त सियासी हुकूमत थी, आज निगरान हुकूमत है। हाँ जी। क्या निगरान हुकूमत जानबदार होनी चाहिए? बिल्कुल, बात यही है ना, लेकिन निगरान हुकूमत का ये काम नहीं है ना। निगरान हुकूमत आपकी सिर्फ मुल्की मामलात में आपकी सिर्फ इलेक्शन की जिम्मेदार नहीं होती, बुनियादी उसका काम यही है। वो इंटरनेट डाउन करने की भी जिम्मेदार होती है। सुने, निगरान हुकूमत इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर को भी बरकरार रखने की जिम्मेदार है, जितनी देर तक वो है। तो नुखैर साहब वर्चुअल जलसे से लॉ एंड ऑर्डर कहां पर? इसलिए कि आपकी आइडियोलॉजी जो है पीटीआई की, वो ये है कि फौज के खिलाफ बात करते हैं। नुखैर साहब जो बात बिलावल भुट्टो कर रहे हैं, आते हैं, वो तो फौज जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, वो तो पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट देखें, क्या क्या बेहुदा पोस्टें हैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे जो ऑफिशियली कंट्रोल हो रहे हैं। जो लोग कमेंट कर रहे हैं उसके जिम्मेदार जो हैं वो सियासी लीडरान नहीं है ना, जो बैठ के ये नहीं कह रहा, लेकिन सियासी लीडरान का ये रवैया बड़ा चलाकी वाला है कि खुद परे हटके तो अहकामात दे दिए कि आप रगड़े इन लोगों को। देखिए नुखैर साहब जो बात बिलावल भुट्टो कर रहे हैं ना कि एक लाडले को मुसल्लत करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है, यही बात कल मैंने तकरीबन 3 से 4 जो सियासी लीडर हैं, मैंने उनकी जो मेन बातें वो सुनी, उनका भी यही कहना है कि अगर हम लोग इस वक्त मुसीबत में हैं, हम लोग इस वक्त जो है अंडरग्राउंड है, हम लोग छुप के बैठे हैं, तो उसकी रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी एक लाडले को मुसल्लत। मैंने नहीं देखा कि एंटी स्टेट उसके अंदर कोई भी बात की गई हो लीडरान की तरफ से, तो ये कैसे कहा? सामना करें ना, सामने आए, दूसरों को भागने के मशवरे देते हैं। मुकदमे का सामना कैसे जब किसी को लगता है कि मुकदमा गलत है, में घुस गए। नुखैर साहब जब किसी को लगता है कि मुकदमा गलत है तो वो लंदन भी तो चले जाते हैं ना, तो ऐसे उनको भी यही लग रहा है कि मुकदमा गलत है। गलत पे तो वो लंदन नहीं गए थे, ये तो आप गलत कह रही हैं। ये मेरी आपके साथ एक दफा बहस हुई थी, ठीक है वो ऑन एयर नहीं हुई थी, मैंने कहा था कि यहाँ पे रह के सामने उनका सामना करते ऑफ एयर तो हमारी बहुत सी बातें ठीक है नुखैर साहब, ठीक है आपको डिस्कस करने बैठे ना, चले लेकिन मैं डिस्कस करूंगी आगे जाके नून लीग में नवाज शरीफ साहब ने क्या बात की। जी 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 आप क्या कहना चाहेंगे? अपना बड़ला साहब बुगटी साहब आ गए हैं अब, सरफराज बुगटी साहब जरदारी साहब के साथ, इसको क्या किस तरह से देखते हैं आप इस तब्दीली को? मैं कहता हूं साहब भी पीटीआई ज्वाइन कर चुके हैं, इसलिए सुभान अल्लाह कहूंगा कि आप निगरान वजीर बने, अपना हल्का सीधा करें, अपने काम सीधे करें और फिर किसी सियासी पार्टी में घुस जाएं। यही काम नून लीग के में शामिल होने वाले कर रहे हैं। मैं तो शुरू दिन से कह रहा हूं कि ये निगरान हुकूमत जानबदार है, इसमें सियासी चेहरे हैं। अभी भी वफाकी हुकूमत में और पंजाब की सूबाई हुकूमत में
नून लीग के बहुत से चेहरे बैठे हुए हैं जो उनके फैसिलिटेटर हैं, जो उनके पार्टी के ओहदों पे रहे हैं। बिल्कुल सही। इसलिए ये निगरान हुकूमत जो है ये बिल्कुल जानबदार हुकूमत है। ठीक है नुखैर साहब, आपको क्या लगता है कि ये मुझे लगता है ये गलत कह रहे हैं। ये गलत कह रहे हैं, ठीक क्या है फिर? मैं कह रहा हूँ ये गलत कह रहे हैं, इस तरह होता नहीं है। आप तो गलत कह नहीं सकते। नहीं सुने तो सही ना हुजूर, गलत ही कहा है ना आपको, क्या कहूँ, सही कह रहे हैं। आपने फिर जाती हमला किया ना, आपको बड़ा इतराज होता है जाती हमलों पे। अभी आपने ये कहा ना आप गलत कह रहे हैं। देखिए अगर मैं कहता ना आप गलत कह रहे हैं तो आपको चुप नहीं, वो दलील देंगे ना। मैं आपको दलील दे रहा हूं। हम देखते हैं ना क्या कहते हैं। बात को मैं गलत कहूंगा तो उसके बाद मेरी दलील शुरू होगी ना। जी जी जी। या मैं ये कहूं कि आप ठीक कह रहे हैं, फिर बात खत्म हो जाती है। जी जी नुखैर तो एक दलील मैंने दी कि वहां का उनका वर्चुअल हुआ जलसा, वो यूं था, आपने कहा नहीं ऐसा नहीं था, तो आपने मुझे कहा इसका मतलब यही होता ना कि ऐसा नहीं था, तो मतलब गलत है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। किसी को ये कहना कि आप गलत कह रहे हैं ये और बात है। मैंने ये नहीं कहा आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा आप गलत, आप मुनाफिकत कर रहे हैं। आपने गलत कह मैंने आपको कहा आप गलत कह रहे हैं। चले वो आपसे मुत्तफिक नहीं है, मैं गलत हो सकता हूं। मुत्तफिक नहीं है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। मैं मुत्तफिक नहीं हूं और मेरी देखते हैं वो ठीक कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, हम उनकी सुन लेते हैं ना बल्ला साहब। इसलिए कि ये कहना, ये जो ब्यूरोक्रेसी होती है ये तो वही रहती है ना ब्यूरोक्रेसी, इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। गवर्नमेंट आएगी, आपकी ब्यूरोक्रेसी यही काम कर रही है, और जो लोग वहां पे लगे हुए हैं उनका कोई सियासी इन्फ्लुएंस भी नहीं है, वो किसी जमात के साथ नहीं है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम जो कोई अगर पुलिस ऑफिसर किसी जगह अच्छा काम कर रहा हो तो हम समझते हैं कि ये इस सियासी जमात का पुलिस ऑफिसर है, ये अब इनका चूंकि पसंदीदा है तो इसका मतलब है ये इनके साथ है। ब्यूरोक्रेट्स किसी के साथ नहीं होते, हर हुकूमत के साथ होते हैं। आपने इसी ब्यूरोक्रेसी से काम चलाना है ना, या कोई नए लगाने हैं। बिल्कुल ऐसे। तो उसी ब्यूरोक्रेसी के साथ काम करते हुए किसी के साथ अगर वाबस्तगी है तो बड़ा आसान हल है। बल्कि आज एक खबर थी जी, मुझे नहीं पता उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, आजम तारड़ साहब के जो भाई हैं वही रिटर्निंग ऑफिसर होंगे, उनके बेटे, सॉरी। तो बात यह है, और फिर एक खबर चली कि उनके डीसी जो वहां पे लगे हैं वो उनके इमा पर लगे हैं, उनकी सिफारिश पर लगे हैं। ठीक है, कोई सोर्स नहीं इस बात का कि क्या उनकी सिफारिश पे लगे हैं, कोई सोर्स नहीं, बस एक जराए की खबर कह के चल गई है। ठीक है, सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऐसा लगा तो गलत है, गलत है। किसी सिफारिशी, किसी पार्टी के लीडर की सिफारिश पे किसी जगह कोई ऑफिसर नहीं लगना चाहिए। और अगर लगा है, बिल्कुल, और अगर लगा है तो एक इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दें, वो उसी वक्त फारिग हो जाए, उसी वक्त फारिग हो जाए। ठीक है, ठीक है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इसी गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। आप साथ ही रहिएगा हमारे। वेलकम बैक। जिन मियाँ साहब के लिए हम बात करते हैं कि उनके लिए एक बहुत ही आइडियल इन्वायरमेंट है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए, वो मियाँ साहब जो हैं वो फिर से बच्चों की तरह शिकवे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके चेहरे के जो एक्सप्रेशन है वो शिकवों और नाराजगी से भरपूर होते हैं। कभी कहते हैं मुझे क्यों निकाला, और कभी कहते हैं कि मुझे वोट क्यों नहीं दिया। कराची वालों से कहते हैं कि हमने बड़े खुलूस से आपके लिए काम किया, ये बहुत बुरी बात है। और यहां तक उन्होंने कह दिया कि आप अपने गिरेबानों में झांकें, आपने क्या किया, आपने मुझे वोट नहीं दिया, आपने किसी और पार्टी को दे दिया। इसी तरह से चित्राल में भी उन्होंने यही बात की कि टनल बनाऊं आपके लिए मैं और आपका वोट जाए कहीं और। तो वो उनका ये जो शिकवा है ये पता नहीं क्यों है, या शायद उनको इस बार भी इन इलेक्शंस में भी यही डर है कि शायद उनको वोट ना पड़े। अगर ये वजह है तो इस पे भी हम अपने जो एनालिस्ट हैं उनसे डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये है कि मियाँ साहब ये एडमिट कर रहे हैं कि जो रोड्स बनाते हैं या जो टनल्स बनाने वाले हैं उनको तो वोट नहीं मिलता है। कि एक शख्स जो सुबह वजीर आजम है और वो शाम को हाईजैकर कैसे बन गया, क्या इस बात का मियाँ साहब को नहीं पता कि वो हाईजैकर कैसे बने थे? सुमेरा मिर्जा, पहले तो मैं जो वक्फे से पहले बात हो रही थी ना उसका थोड़ा सा जवाब देना चाहता हूं। सर, गुजारिश ये है कि इंडिया में जिस सूबे से कोई ब्यूरोक्रेट हो, हाँ जी, उसको उस सूबे में लगाया नहीं जाता। यहां तो जिले की बात हो रही थी, हल्के की बात हो रही थी। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आ जाए मियाँ साहब का जो मोटरवेज के हवाले से एक झूठ है। मियाँ साहब क्यों भूल जाते हैं कि मुल्तान मोटरवे यूसुफ रजा गिलानी ने बनाया? मियाँ साहब क्यों भूल जाते हैं कि स्वात मोटरवे जो है वो पीटीआई ने बनाया?
हाँ जी। मियां साहब एक सड़क बना के समझते हैं उन्होंने पूरा पाकिस्तान फतह कर लिया। और मियां साहब को ये अंदाजा भी होना चाहिए कि मियां साहब कोई अपनी जाती जेब से ये चीजें बनाते रहे, बिल्कुल, बल्कि उल्टा कमीशन इनसे लेते रहे हैं इन मंसूबों में से। अब आ जाए जी हाईजैकर। हाईजैकर किसी ने क्या बनाना था? ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तौहीन कर रहे थे। ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इंडिया उतरने पर मजबूर कर रहे थे। ये तो साजिश का हिस्सा थे, ये दुश्मन का खेल खेल रहे थे। और हाईजैकर नहीं तो और क्या है ये? इन्होंने दुश्मन का खेल खेला, इन्होंने त्यारा हाईजैक किया, इसमें कोई शक नहीं। जब आप खुद ऐसे काम करेंगे और फिर शिकवे करेंगे, आपने पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तस्दीक की उस वक्त, आपको नहीं पता कि आपने क्या किया। अब आप मासूम बच्चे बन गए हैं और लोगों के सामने ढंढोरा पीट रहे हैं आप कि मैं बड़ा मासूम था। क्या आपका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि आप अपने मुल्क की अजीम फौज के सरबराह को पाकिस्तान में उतरने की इजाजत नहीं दे रहे थे? कौन सा मुल्क है जिसका वजीर आजम अपने आर्मी चीफ के खिलाफ ये काम करता है? ये अनोखा काम इन्होंने किया था और इन्होंने बिल्कुल हाईजैकिंग की थी, इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं। ठीक है, नुखैर साहब डिनाई कर रहे हैं मियां साहब कि उन्होंने वो हाईजैकर नहीं है। हाँ, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता जो बरलास साहब ने की है। तो मेरे पास जो हकायक हैं मैं चाहता हूं वो आपके सामने रखूं। ये जी 805 नंबर फ्लाइट थी जिसने जो श्रीलंका से आ रही थी, जिसने 6:50 पर कराची लैंड करना था। ठीक है, राइट जी। अब इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे मुशर्रफ साहब। ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए कि 18 सितंबर को ही सारा प्लान बन चुका था कू का, जिसमें कोर कमांडर इस्लामाबाद, पिंडी, कोर कमांडर कराची, शाहिद अजीज साहब और ये जो दीगर मुजफ्फर उस्मानी साहब, ये सारे इन्वॉल्व थे इसमें। और ये तय पा चुका था, इवन 3 ट्रेनिंग्स हो चुकी थी 111 ब्रिगेड की। ठीक है, कि उन्होंने कैसे कैसे कहां जाना है। बिल्कुल ठीक। और ये ट्रेनिंग्स जो डिस्कशंस हो रही थी जनरल्स की उस वक्त के, वो मुशर्रफ साहब के फार्म हाउस पे हो रही थी। ठीक हो गया। ठीक है। और यहां से जाने से पहले मुशर्रफ साहब ये कह के गए कि अगर मेरी गवर्नमेंट को गिराया गया तो आप लोग इस तरह से कू करेंगे। ठीक है। अब यहाँ एक चीज का ध्यान रखिए, तो फौज पे इल्जाम तराशी है। सुने ना, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट पे है, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट पे है। तो वहां पे हुआ ये कि ये वैसे भी याद रखिएगा कि अगर वजीर आजम अपने लोगों से मशवरा करें कि उन्होंने एक इदारे के सरबराह को हटाना है, हाँ जी, तो ये बिल्कुल आईनी बात है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर वो इदारे का सरबराह अपने लोगों में डिस्कस करे कि मैंने हुकूमत को गिराना है, तो ये गैर आईनी है। इसका मतलब ये है कि उनका तैयारा हाईजैक कर लिया जाए। नहीं, उसी तरफ आ रहा हूं, आप इत्मीनान से सुनेंगी, आपको कहानी बड़ी मजेदार है। अच्छा, तैयारे ने आना था पाकिस्तान। अब वो पाकिस्तान आता है तो जो कहानी हमें बताई गई वो ये थी कि यहाँ पे उन्हें कहा गया कि जी उतरने की इजाजत नहीं है, हाँ जी, कहीं और ले जाएं, तैयारा कहीं और ले जाएं। और ये कॉकपिट की गुफ्तगू है, हाँ जी, ATC में जो गुफ्तगू हुई, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और वहां की गुफ्तगू रिकॉर्डिंग आई सामने। फिर उसके बाद जनरल उस्मानी वहां पहुंचते हैं, कराची एयरपोर्ट का कंट्रोल संभालते हैं, और वो ये कहते हैं कि उन्होंने मैसेज दिया ATC के जरिए पायलट को कि जी वापस ले आएं, हाँ, आप तैयारा उतार सकते हैं। हाँ, अब इसमें 2 चीजें हैं। ये जो रिकॉर्डिंग थी, हाँ जी, कोई सबूत आया कि मियां साहब ने ऑर्डर दिया था कि तैयारा नहीं उतरना? ये अदालत में डिस्कस हुआ है। ये किस बुनियाद पे बात कही जा रही है कि मियां साहब ने ऑर्डर दिया था तैयारा नहीं उतरना? उस वक्त के वजीर आजम है तो वहां पर कौन कह सकता? सुने उस वक्त के वजीर आजम है तो कौन कह सकता है? उस वक्त माहौल जो बना हुआ था, उस वक्त वजीर आजम की कौन सुन रहा था? सुने, और ये देखिए ना, मुखिल साहब, वजीर आजम के खिलाफ एक प्लानिंग तैयार हो रही है जी, और रिएक्शन जो है वो आप कह रहे हैं वो वजीर आजम का नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूं रिएक्शन तो उससे पहले तैयारियां हो चुकी थी। कू की तो तैयारियां मुकम्मल हैं। ठीक है जी, असल में एक बहाना चाहिए था, और वो बहाना ये बनाया गया कि चूंकि उनका तैयारा फिजा में रोक लिया गया है, उसको जाने के लिए कहीं और कहा गया है, ये कहानी क्रिएट करके तो उसकी बुनियाद के ऊपर कू किया गया। अच्छा, ये कहानी तब सच्ची होना, किसने? जो आपका एविएशन मिनिस्टर है उसने ऑर्डर किया
ये उनको बताना चाहिए था ना तफ्तीशी को। नहीं, वहां के आईजी जो हैं वो जा रहे हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए। जा रहे थे ना, यही तो बात हुई। अच्छा, जिस जगह का कंट्रोल कोर कमांडर कराची ने संभाला हुआ है, मुकेश साहब रनवे ब्लॉक किया गया। सुने, ठीक है, सुने, नहीं किया गया, ऐसे नहीं किया गया। तैयारे को रोकने के लिए कहा गया, नहीं कहा गया। मैं फिर वही बात कर रहा हूं, अगर आप सुनेगी तो समझ आ जाएगी। ये वो कहानी है जो सुनाई गई, जिन्होंने ऑर्डर दिए थे, परियों ने और जिन्होंने चुड़ैलों ने ऑर्डर दिए थे। आप सुन तो लेना, सुन तो ले, तसल्ली से सुन लेना, ताकि कहानी समझ आ जाए। आप सारा टाइम खा जाते हैं, सुन तो ले, कहानियां सुना रहे हैं, सीधी बात करें। आप क्या सीधी बात करूं? ये सीधी बात नहीं है। यानी कि आपका ये कहना है, मैंने आपको सारी कहानी जो है नुखैर साहब उनकी तरफ से घड़ी गई थे हजूर इस मुकदमे के मुद्दई, जिसके बारे में अदालत ने कहा कि इनको तो खुद मुकदमे का पता नहीं, और 2009 में ये मुकदमा खत्म किया सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ जी, एविडेंस नहीं थे। जी बल्ला साहब, ये बात साबित करेंगे कि आरोप कहां से आए, जिन्होंने सजा दी थी, जो दहशतगर्दी अदालत के जज थे मिस्टर जाफरी, उन्होंने सजा ऐसे ही दे दी थी। हाँ जी, ऐसे ही उनके पास कोई सबूत नहीं आया था। ये कि फौजी अदालत, और ये देखिए, ये ऑर्डर वजीर आजम के बगैर दे ही कोई नहीं सकता। हाँ जी, और ये कहना कि फौज का 18 सितंबर को प्रोग्राम बन गया था, ये फौज पे इल्जाम तराशी है। ये फौज का कोई प्रोग्राम नहीं बना था, वक्त की फौज को इन्होंने चीट किया। आप उस वक्त से लेकर इन्होंने जाली तौर पर एक आर्मी चीफ बनाने की कोशिश की। आप जज्बाती हो रहे हैं इसलिए कि शायद आप ना वो वक्ती फौज ने इन जाली फैसलों को कबूल नहीं किया। फौज के साथ जो आपने किया ना, आपसे मुराद जो पीटीआई वालों ने, वो है असल मुकदमा। मैंने नहीं किया। तरफ मैं आपको कह रहा हूं कि आपसे मुराद पीटीआई, और जो पिछले हुए ना ज़ियाउल हक साहब के दौर में या उससे पीछे जो मार्शल लॉज लगे हैं, वो डिस्कस हो रहे हैं ना। हाँ उन पे बात करना, फौज के खिलाफ कैसे बात हो गई। और बाय द वे, जनरल शाहिद अजीज की किताब पढ़िएगा, उन्होंने बताया क्या क्या कुछ हुआ था। भाई ये बात हुआ है कि 18 सितंबर को आप कह रहे हैं प्रोग्राम बना, आप 18 सितंबर से ये सारा कुछ शुरू हुआ। 18 सितंबर को, ये 18 सितंबर से शुरू हुआ। आप साबित करें ना, आप फौज पे इल्जाम तराशी कर रहे हैं। आपको साबित करें, मैं इतनी चीजें आपके सामने रखी हैं, ये साबित नहीं कर रहा मैं। दूसरी बात ही, और ये पूछिएगा नहीं, आपको सबूत देना 18 सितंबर को कैसे प्रोग्राम बना, सबूत तो नहीं दे सकता। कहां बना, मैं किस मीटिंग में बना? मैं बता रहा हूं, मुशर्रफ साहब के घर मीटिंगें हुई। तो नुखैर साहब उसका सबूत, मुशर्रफ साहब के घर मीटिंगें हुई हैं, उसका सबूत कहां पे है? वही उसका कोई सबूत देना, कौन सी मीटिंग हुई? सिर्फ आर्मी चीफ था, ये भी तो कोई भी बात है ना इसी को आपको कह रहा हूं, मियां साहब ने हुक्म दिया, इसका कोई सबूत है? इसको तो आप एज्यूम कर रहे हैं कि उन्होंने दिया होगा। तो दोनों साइडों पे सबूत ना हुए तो भाई किसने नहीं दिया? हाँ, क्या दिया? अदालत में अदालत कहती है कि सबूत नहीं है कि मियां साहब ने हुक्म दिया हो। ये मुकदमा बना इस बात पे थी जी। वो भाई वो जो जाफरी साहब है, जस्टिस जाफरी ने कैसे सजा दे दी थी? जस्टिस तो बाद में क्यों सजा मुअत्तल क्यों हुई, खत्म क्यों हुई, किस बुनियाद में? तो ऐसे ही हुआ ना जैसे अब हो रहा है, जैसे अब हो रहा है। उस वक्त हुकूमत थी, मियां साहब हमेशा जज थे, मियां साहब में छूटती है जी। मियां साहब डीलों के बादशाह हैं। ओ हजूर, अब बात कोई हो रही है, आप डीलों के बादशाह। अब बात वो करें ना जो हो रही है। वो पे डीलों के बादशाह, खान साहब हैं डीलों के बादशाह। उन्होंने गलत तौर पर ये ना बात करें, बात वही हो रही है। कितनी डीलें उनकी, कितनी की लड़ाई हुई। जो बंदा कहता हूँ आइए मैं आपके पास जाऊंगा तो खुदकुशी कर लूंगा, हर आर्मी चीफ और उसके बाद लड़ाई हुई। चलिए ठीक है, हर आर्मी चीफ के साथ झगड़ा हुआ, हर आर्मी चीफ के साथ तनाजा खड़ा हुआ। तो वो तो खान साहब का नहीं खड़ा हुआ, खान साहब का नहीं। यहां तो हर आर्मी चीफ के साथ तनाजा हुआ है, खान साहब का नहीं हुआ। कौन सा आर्मी चीफ बचा नवाज शरीफ के शर से? मेरी बात पता नहीं पहुंच रही है उन तक या जानबूझ के आप इसको इग्नोर कर रहे हैं। को तो मौका ही एक मिला ना। अच्छा, जिसको एक मौका मिला हो वो उसको चार मौके और दूसरा मौका देके फिर देखते हैं अगले आर्मी चीफ के साथ उनकी बनती है या नहीं बनती। चले बल्ला साहब आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि मियां साहब जो शिकवे कर रहे हैं चित्राल के अवाम को और कराची के अवाम को, ये इस वक्त आपको लगता है कि ये बनते हैं, उनको ये वाकई डर है कि वोट इनको नहीं मिलेगा? ये तो बिल्कुल ये क्लियर बात हो रही है ना कि हमने फलां इलाके में काम करवाए हैं और जी हमें वोट नहीं दिया आप लोगों ने। इस बार भी उनको यही डर लग रहा है। सुबैरा मिर्जा, मैंने इससे पहले जो प्रोग्राम हुआ था कुछ बातें की थी। देखिए मियां साहब परेशान हैं, मियां साहब के साथ काफली की भी एडजस्टमेंट नहीं हो रही।
काफ लीग 18 सीटें मांग रही है और मियां साहब कहते हैं 2 सीटें ले लो। हाँ जी। इसके बाद आप देखें मौलाना फजलुर रहमान जो है वो कहते हैं मुझे पंजाब से 5 कौमी की सीटें और 10 सूबाई सीटें दे। उस पे भी मियां साहब कहते हैं जी सर्वे करा लो, तो मौलाना फजलुर रहमान बुरा मान जाते हैं। अब आ जाए इस्तेकाम पार्टी की तरफ। हाँ जी। जहांगीर तरीन कहते हैं हमें 60 सीटें चाहिए, 60। हाँ जी। और वजीर आला पंजाब चाहिए। तो मियां साहब तो फंसे हुए हैं, उनसे तो कोई इत्तेहादी राजी नहीं हो रहा। वैसे आईपीपी तो की भी मियां साहब हिम्मत है कि वो इलेक्शन में इतनी किस सीटें मुंह से मांग जाए, रहे हैं। कैसे जाए? ठीक है, चलें। अच्छा नुखैर साहब, हम लोग यही बात कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जब से इलेक्शन की डेट्स कंफर्म हुई हैं, कि अवाम का वोट जो है वो शायद इनके साथ नहीं है, तो इसलिए ये लोग यही डिस्कस हो रहा है ना कि ये लोग जो है ना इलेक्शन डिले चाह रहे हैं। आज तो मियां साहब ने इस बात के ऊपर स्टैंप लगा दी है। उन्होंने चित्राल और कराची के अवाम से जो शिकवा उन्होंने किया, बल्कि बड़े सख्त अल्फाज में किया कि अपने गिरबानों में जाके हमने आपके लिए क्या किया और आपने हमें वोट ही नहीं दिया। इस बार भी उनको डर लग रहा है। फिर ये सुमेरा इस मुल्क की बदकिस्मती है कि जो लीडरान के कल्ट में मुब्तला लोग हैं, आजकल सियासत ये चल पड़ी है ना कि बस जो हमारा लीडर है वो स्याह करे सफेद करे वो ठीक है, बस वोट उसी का है। अदरवाइज वोट देने का तरीका ये होता है कि वोट आप उसको दें जो आपके काम करता है। वोट मिलते हैं कारकर्दगी पे, यही तरीका होता था कि जिसने कारकर्दगी दिखाई उसको वोट दिए जाए। तो अब ये तरीका आ गया। तो फिर क्यों नहीं इनको वोट मिले? अवाम का क्या इशू है? इसलिए कि बदल गया ना, मिजाज दूसरे हो गए ना। मिजाज नहीं, पंजाब में सबसे ज्यादा काम जिस वजीर आला ने किया उसका नाम चौधरी परवेज लाई है। पंजाब में सबसे ज्यादा उसको फिर क्यों नहीं वोट मिले? इस बात ये बात तो है कि पंजाब में शहबाज शरीफ साहब ने 2002 से 2008 तक सबसे ज्यादा काम चौधरी परवेज लाई ने किया और उनको वोट मिले। यही तो नहीं मिले ना। नहीं मिले तो यही बात बता रहा हूँ, हजूर सुन तो ले, आप ही की हिमायत कर रहा हूं कि अब मिजाज लोगों का बदल गया है। अब सियासत में कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट नहीं मिल रहे, अब जाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर लोग वोट डाल रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूं। अच्छा चले नुखैर साहब, उन्होंने इत्तेहादियों की भी उन्होंने बात की है कि जो पार्टीज हैं, दीगर जो पार्टीज हैं, वो इनसे सीटें तलब कर रही हैं। आईपीपी की जैसे बात कर रहे हैं, 60 सीटें मांग ली उन्होंने। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो भी इनसे ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। तो इस वक्त नून लीग है तो मुश्किल में। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही नून लीग से क्यों सीटें मांग रहे हैं। ठीक है ना, इत्तेहादी होने के लिए ना, अच्छा ऐसे मांग रहे हैं। अच्छा, गोया मांगने से मुराद ये है कि गोया जो जितना मांगेंगे उतना मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। नून लीग तो खुद जा रही है ना डिफरेंट जमातों के पास। नहीं जा रही है। देखे ना, ये आपका परसेप्शन है ना कि वो पता नहीं वहां पे सीटें मांगने जा रहे हैं। हर पार्टी किसी ना किसी के पास जा रही है ना। उसने पीटीआई ने कहा कि हम नवाज शरीफ को तो खुद बुला रहे हैं ना। पीपल्स पार्टी ने कहा हम पीटीआई के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे। इधर से इन्होंने कह दिया, काफ लीग वालों ने कह दिया कि जी हमारी सीट एडजस्टमेंट नहीं हो रही। जमात इस्लामी ने होगी, लेकिन हम लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। जमात इस्लामी ने कह दिया कि हम जा रहे हैं। मियां साहब अकेले भी तो नहीं ना बना सकते हुकूमत, अब उन्हें जाना तो पड़ेगा किसी न किसी के पास। तो वो डिमांड उनसे ज्यादा कर रहे हैं। कौन? दूसरी पार्टी बाकी है। जी जी। तो करने देना। डिमांड करने में क्या है? एक बंदा डिमांड करे कि मैंने अपना 5 लाख का बेचना है, तो उसकी डिमांड है। नखेर साहब को सहूलत रहेगी। जी बल्ला साहब, नखेर साहब को तबसरा करते हुए सहूलत रहेगी। एक और बात सुन ले। हाँ जी। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अगर आप पीपल्स पार्टी को, हाँ जी, कि अगर आपने मेरे मुकाबले में फैसल करीम कुंडी को नाम बिठाया जी, तो मैं बिलावल भुट्टो जरदारी के मुकाबले में लाड़काना से मौलाना राशिद सुमरो को खड़ा करूंगा। ठीक हो गया। अब इस इश्यू पे बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी में भी इख्तलाफ है। बिल्कुल सही। तो ये जो आप कह रहे हैं ना मांगने वाली बात, देखिए मियां नवाज शरीफ खुद कोशिश कर रहे हैं कि मेरी सीट एडजस्टमेंट हो जाए। पहले आपने बात की इलेक्शन मुलतवी वाली, सबसे पहले तो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था, हाँ जी, कि बर्फ है जी, मौसम है जी, फलां है जी, इलेक्शन आगे किए जाए। दरखास्तें वो जमा करा रहे हैं, पीटीआई वाले स्टे वो ले रहे हैं, और इल्जाम आप बैठे बैठाए दूसरों पे डाल देंगे। दूसरे जो अमली काम किया वो तो पीटीआई ने किया। पीटीआई ने कोई दरखास्त नहीं दी इलेक्शन मुलतवी के लिए। उन्होंने अपने बात की है, तहफ्फुज़ात का इज़हार किया। देखिए क्या होगा। मैं ये नहीं कहूँगा आप गलत कह रहे हैं, मैं आपसे मुतफिक नहीं हूँ। नहीं 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 नहीं, देखिए उन्होंने आरोप की बात की है। बिल्कुल, उन्होंने अपने तहफ्फुज़ात का इज़हार किया। ये उस मौके पे दरखास्त की गई जब इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी करना था। पूरा पता था कि किस मौके पे दरखास्त करेंगे
उसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक हो गया, मुझे यहाँ पर ब्रेक लेनी है। एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आए तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक जी। आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, जाहिर है अब इलेक्शंस करीब हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। इससे पहले हम लोग ये सुन रहे थे कि शायद काफ़ी अर्सा पहले से हम ये खबरें सुन रहे थे, इलेक्शन अनाउंस होने से पहले भी, कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इल्हाक हो जाए, कोई सीट एडजस्टमेंट हो जाए, कोई इत्तेहादी बन जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। लेकिन अब जरदारी साहब की तरफ से दो टोक ये कह दिया गया, हिदायत जारी कर दी गई है कि PTI के साथ उनका किसी किस्म का कोई इल्हाक नहीं होगा। नुखैर साहब, बलूचिस्तान में जो है वो जरदारी साहब मुतहरिक हैं काफ़ी ज़्यादा, और उन्होंने वहाँ पर स्पीच की और PTI के बारे में उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट ये बात कह दी है कि अब PTI के साथ उनका कोई इल्हाक जो है वो नहीं होगा। तो क्या रीज़न समझी जाए इसकी? देखिए PTI के साथ इल्हाक की बात वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनका ख्याल था कि जब PTI पे मुश्किल वक्त आया है तो PTI का वोटर नवाज शरीफ की मुखालफत में, बुग़्ज़ नवाज में, वो उनकी तरफ आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसा तो हुआ नहीं। ठीक है, इसके लिए फिर उन्होंने एक लाया अमल इख्तियार किया कि उन्होंने भुट्टो अपना बिलावल को लगाया उधर नौजवानों की तरफ, हाँ जी। और आसिफा को कहा कि वो खवातीन को अटैक करें। खुद वो जो उम्र रसीदा लोग थे सियासतदान, उनके साथ उन्होंने बना के रखी। ये स्कीम भी नाकाम हो गई। इस स्कीम में भी इतना दम नहीं रहा। ठीक है। तो अब उनके साथ PTI के साथ इल्हाक की शक्ल में उन्हें इस बात का जवाब देना होगा कि उन्होंने जिस हुकूमत को गिराने में PDM में अपना किरदार अदा किया पिछली गवर्नमेंट में, उसका वो अवाम को क्या जवाब देंगे। लेकिन इलेक्शन में तो ये चीजें चलती हैं, जब आप किसी के खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन जितनी जल्दी ये काम हुआ है ना, इतनी जल्दी ये आगे चल के कहीं इनका इत्तेहाद हो जाए तो अलग बात है। दूसरा, उनको भी पता है कि PTI की तरफ उनके लीडर तो है नहीं, वो सारे रिपोर्ट हो गए। ठीक है। किसी ने पार्टी छोड़ दी तो पार्टी चलेगी कैसे? तो एक ऐसी पार्टी जिसका कोई वाली वारिस नहीं है, उसके साथ इल्हाक करके उनको फायदा क्या होगा? ठीक हो गया। सो उन्होंने बेहतर समझा कि वो अपने तौर पे अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करें और बलूचिस्तान के लोगों से जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरे करें। ये मैं ये समझता हूँ, ये वादे बड़ी अच्छी बात है, ये वादे करने चाहिए थे और इन वादों को पूरा होना भी चाहिए। ये कि पूरे कर लें, इनको पूरा भी होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा बरला साहब, आपको क्या लगता है, जरदारी साहब को इजाजत नहीं मिली PTI के साथ इल्हाक करने की, या फिर उनको ये आइडिया है, उन्होंने ये अंदाजा लगाया है कि PTI के साथ इल्हाक करने का फायदा कोई नहीं है इस वक्त? नहीं, ऐसी बात नहीं है। गुजारिश ये है कि आसिफ जरदारी पे प्रेशर था उनके साहबजादे का, और साहबजादे पे प्रेशर था खैबर पख्तूनख्वा पीपल्स पार्टी का। ठीक है। कि आप PTI से इत्तेहाद कर लें। लेकिन आसिफ अली जरदारी जो है वो कोई और गेम बना के बैठे हुए हैं। उनका ख्याल है कि मैं फिर से सदर पाकिस्तान बनूं। जहां तक बलूचिस्तान की बात है तो आसिफ अली जरदारी बलूचिस्तान में पहले भी काम करते रहे हैं, बल्कि उनके बाप का हाकिम अली जरदारी का भुट्टो से जो इख्तलाफ हुआ था वो बलोचों के हवाले से हुआ था। ठीक है। और काफी नाराजगी रही थी। तो आसिफ अली जरदारी जो है वो सोच समझ के पत्ते खेलते हैं। लेकिन अब देखिए, इलेक्शन कमीशन का वैसे तो हम रोज बातें करते हैं। हाँ जी। अब ये कैसे हो जाता है कि जो PPP है वो उसमें चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी जी जी, और जो 4P है उसमें आसिफ अली जरदारी। हाँ सही। और ये सारे कैसे मुमकिन है कि तीर के निशान पे इलेक्शन लड़ते हैं? ठीक हो गया। कभी किसी ने पूछा या इलेक्शन कमीशन की तवज्जो गई इस पे कि ये कैसे हो गया कि JUI का सरबराह जो है वो भी उस पे इलेक्शन लड़ रहा है, और एक ही पार्टी के मेंबरान दोनों पार्टियों में है, यानी वो PPP में, PPP में भी है, 4P में भी है, और दोनों तीर का निशान भी मांगते हैं। ठीक है। तो ये अजीबोगरीब बातें हैं। ये मेरा ख्याल है इनकी किसी ने छेड़ा ही नहीं इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से। ठीक हो तो गया। इलेक्शन कमीशन को भी इसका जायजा लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसा। और ये जो बात है ना, ये आसिफ अली जरदारी ने शायद शरीफ फैमिली से सीखी है। ठीक हो गया। एक आदमी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत करे और दूसरा जो है वो उसकी हिमायत करे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। इलेक्शन के लिए जैसे हम नुखैसा पहले भी बात कर रहे थे कि ये खबर पता नहीं ठीक है या नहीं है, उस इलेक्शन के लिए मनपसंद लोगों की जो ट्रांसफर पोस्टिंग है उसका एक सिलसिला जारी है। लीगी रहनुमा अता तारड़ साहब जो उन्होंने उमर वड़ाइज को वजीराबाद में डिप्टी कमिश्नर तैनात करवाया है। जरा ये कहते हैं, इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर वापस आके डिस्कशन करते हैं। बात पे इतने अरबों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आपने किसी को लाकर बिठाना है तो आप किसी और तरीके से लाकर। सुप्रीम कोर्ट की 8 फरवरी को इलेक्शन के हुक्म के बाद सियासी जमातों की सरगर्मियां उरूज पर हैं। मुस्लिम लीग नून ने भी जीत को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी तैयारियां मुकम्मल कर ली। गुजरांवाला डिवीजन के हल्का PP 70 वजीराबाद से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अमानुल्लाह वड़ाइश को तो पहले ही लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई। अमानुल्लाह वड़ाइश के साहबजादे उमर फारूक इसी जिले के डिप्टी कमिश्नर हैं, जहां से उनके वालिद इलेक्शन लड़ रहे हैं। गोया बाप उम्मीदवार बेटा रेफरी। बाप उम्मीदवार बेटा रेफरी। नुखैर साहब, आपको नहीं लगता इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क है? अच्छा देखें, ये दो चीजें हैं। अगर तो बाप उम्मीदवार है और उसके बाद बेटा डिप्टी कमिश्नर अपॉइंट हुआ है, जी जी, तो ये गलत है। ठीक है। इवन अच्छा नुखैर साहब, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, हमें शॉर्ट इसके ऊपर आंसर चाहिए बरलास साहब का भी, क्योंकि हमने क्लोज। हाँ, और अगर बेटा उम्मीदवार अपना बाप पहले से है और बाप है, तो ऐसी सूरत में भी मैं समझता हूँ ये गलत है। इलेक्शन कमीशन में एक दरखास्त दें, ये चेंज हो जाएगा मसला। ठीक हो गया। बरलास साहब, ये तो वही बात हुई ना जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है बाकी पार्टीज, तो नून लीग तो फिर वही हथकंडे आजमा रही है ना। सुमेरा मिर्जा, इससे बड़ी जानबदारी क्या होगी? उसको तो उस जिले में नहीं होना चाहिए जिस जिले का वो रहने वाला है। एग्जैक्टली। अमानुल्लाह वड़ाइश इलेक्शन लड़े या ना लड़े, मैंने पहले इंडियन सर्विस की मिसाल दी है कि अगर आप हरियाणा से हैं तो आप सारी जिंदगी हरियाणा सूबा में नहीं आ सकेंगे। सही। तो यहाँ अजीब ही बाबा आदम निराला है कि उसी डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखने वाले बंदे को वहीं लगा दिया गया है ताकि वो सारे जितने कब्जे करवाने हैं वो करा सके, जितनी बदयांतियां करनी है, जितनी जानबदारियां करनी है वो कर ले। ये तो बाबा आदम ही निराला है इस मुल्क में। ठीक। उस बंदे का इतना कसूर है कि नहीं तो और क्या है? मेरा उसका इतना कसूर है कि उसको उसके जिले में ट्रांसफर किया गया, बाकी बदनवानी और ये चीजें जबरदस्ती डाल दी। देखते हैं अब ये तब्दीली होती है या नहीं होती। हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए, इसके खिलाफ जाना चाहिए। मजहब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नुखैर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इलेक्शंस 8 फरवरी को होंगे, फ्री एंड फेयर हो या ना हो इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा, लेकिन मेरा ख्याल है इसकी जिम्मेदारी आप पे भी है, इसकी जिम्मेदारी मुझ पे भी है, इसकी जिम्मेदारी इस वक्त मौजूदा जो हुकूमत है उसके ऊपर भी है, और इसकी जिम्मेदारी उन तमाम पार्टीज के ऊपर भी है जो इस वक्त इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं। हमारी इंतजामिया पे भी है, हमारी अदलिया पे भी है। ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।